महमूद अली की कहानी बहुत दिलचस्प थी। माँ बाप बचपन ही में मर चुके थे। वसी वरीस खानदान था, लेकिन नफसा नफसी के उस दौर में खानदान वाले कब किसी का साथ देते हैं। महमूद अली ने जमाने की ठोकरों में परवरिश पाई थी, और अगर कोई जमाने की गर्दिशों को बर्दाश्त कर ले, कोई शख्स अच्छी तालीम हासिल कर ले, तो फिर यही कहा जा सकता है कि किस्मत की देवी ने उसका साथ दिया। वैसे एमएससी करते हुए दांतों पसीने आ गए थे। मेहनत मजदूरी करके तालीम हासिल की थी। उसके बाद नौकरी की तलाश। खानदान में सभी थे, फूफियां, चचा, ताया, मामू, ममानी, लेकिन भला एक ऐसे शख्स पर भी कोई तवज्जो दी जा सकती है जिसका कोई मुस्तकबिल ना हो। बहरहाल तालीम के बाद मुलाजमत की कोशिश और शदीद तरीन काविशों के बाद उसमें नाकामी। लेकिन महमूद अली के अंदर एक अज़्म था, और आखिरकार जमाने को उसके अज़्म के सामने झुकना ही पड़ा। महमूद अली कोशिश करके मुल्क से बाहर निकले, और यहीं से उस मिसाल का आगाज हो गया कि सफर वसीला जफर होता है। पानी के जहाज में उन्हें जफर साहब मिले थे, एक उम्र रसीद और बुजुर्ग जो केन्या जा रहे थे। वहीं उनका कारोबार था, बीमार आदमी थे, एक बेटी के बाप, सारी जिम्मेदारियां बेटी ही के लिए संभाल रखी थीं। जहाज में सख्त तबीयत खराब हो गई, और इत्तफाक से महमूद अली उन तक पहुंच गए। बस इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जफर साहब की तीमारदारी और खिदमत की कि वो उन पर लटो हो गए, और नतीजा ये हवा कि अपनी जिम्मेदारी पर महमूद अली को केन्या ले गए, और फिर उन्होंने महमूद अली को अपने साथ अपने कारोबार में शरीक कर लिया। जफर की इंतहाई शरीफो नफ्स बेटी ज़किया महमूद अली की शरीक हयात बन गई, और महमूद अली की तकदीर के सितारे रोशन हो गए, और केन्या में महमूद अली बड़ी हैसियत अख्तियार करते चले गए। इथोपिया, सूडान, युगंडा और तंजानिया में कारोबार करते थे। नीरूबी में रिहाइश इख्तियार की थी। बहरहाल यूं तकदीर के उस खेल का आगाज हुआ। अपना वतन हमेशा ही याद आता रहता था। अहल वतन बेवफा थे, कभी किसी ने मोहम्मद अली को काबिल इतना नहीं समझा था, लेकिन मोहम्मद अली के दिल में सभी के लिए प्यार था। फिर खुदा का करना ये हवा के जफर दुनिया से सधार गए। सोसर से बाप जैसी मोहब्बत मिली थी। उनकी मौत के बाद महमूद अली का दिल वहां ना लगा। ज़किया बेगम भी बाप के बगैर वहां रहने पर तैयार नहीं थीं। चनाचा आहिस्ता आहिस्ता असासे वतन मुंतकिल किए, जो बहुत बड़े थे। वतन में मौजूद दोस्तों ने उनकी जबरदस्त पजीराई की, हुकूमत ने भी साथ दिया। यहाँ तक कि महमूद अली ने अपनी एक शानदार हवेली अपने आबाई इलाके में तामीर कराई। कदीम और जदीद तर्ज की उस हवेली में दर्जनों खानदानों की रहाइश का इंतजाम किया गया। महमूद अली उस सिलसिले में एक मिसाल कायम करना चाहते थे। वो अहले खानदान जिन्होंने उन्हें कभी उस काबिल नहीं समझा था कि चाय की एक प्याली के लिए ही पूछ लें, महमूद अली के लिए अब भी बड़ी हैसियत रखते थे। किसी को उन्होंने वतन आने की खबर नहीं दी थी। फिर जब यहाँ सारे काम मुकम्मल हो गए तो वो वतन मुंतकिल हो गए। दौलत की उस रेल पैल में तय यही किया गया था कि फिलहाल आराम के कुछ साल गुजारेंगे, और उसके बाद कोई मुश्किल तलाश करेंगे। इतना कुछ था कि नस्लें खा सकती थीं, मगर एक कमी अभी तक पूरी नहीं हुई थी, यानी नस्लों के आगे चलने का कोई इंतजाम नहीं हुआ था। शादी को 12 साल गुजर चुके थे, औलाद नहीं हुई थी, और उस सिलसिले में एक दो बार नीरूबी में भी ये बात हुई कि किसी बच्चे को गोद ले लिया जाए, लेकिन अफ्रीका में जाहिर है अफ्रीकी बच्चे ही दस्तयाब हो सकते थे जिनकी वहाँ कोई कमी नहीं थी। चनाचा जब वतन आने का फैसला किया तो यही सोचा कि ये काम वतन ही में किया जाएगा। वतन मुंतकिल होने के बाद रिश्तेदारों से राबते हुए, और जब रिश्तेदारों ने उनकी शान व शौकत देखी तो उनके मुंह खोले के खोले रह गए। फिर महमूद अली से अमदाद मांगी गई। महमूद अली ने तो पहले ही फैसला कर लिया था कि अहले खानदान को अपने करीब लाएंगे। वो जवारबत और बेकिसी की वजह से महमूद अली को रिश्तेदार मानने ही से मनकर थे। फौरा ही दौड़ पड़े, और महमूद अली की उस आलीशान हवेली में कई खानदान आबाद हो गए। मामू, फूफी, चचा, ताया, उन सब ने हवेली में बसेरा कर लिया। जो अपना कारोबार करते थे उन्हें इजाजत थी कि अपना कारोबार करें। उस कारोबार में इजाफे के लिए अगर कुछ रकम दरकार हो तो बेशक ले ली जाए, लेकिन कर्ज के तौर पर। महमूद अली जानते थे कि अगर उन्होंने ज्यादा मुराद दे तो खुद उनके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, हवेली में रहने वालों के लिए बाकी हर तरह की सहूलतें फ्राहम की गई। कुछ ऐसे भी थे जिनमें आपस में मुकाबले बाजी चल रही थी कि कौन महमूद अली की ज्यादा कुर्बत हासिल कर सकता है। मामू नजीर हुसैन ने एक दिन अपनी बेगम से कहा, संती हो रकिया, एक बात बताओ। क्या? रकिया बेगम बोली, क्या उन लोगों के दिलों में औलाद की ख्वाहिश नहीं होगी? अगर है भी तो बड़े सादे लोग हैं, कभी इजहार नहीं किया किसी पर। एक बात मेरे जहन में आती है, अगर तुम उस सिलसिले में साथ दो तो। हाँ कहो, क्यों ना महमूद अली की दूसरी शादी करा दी जाए। वो क्या ये हमारे हाथ की बात है? अरे बेवकूफ, हाथ की कोई बात नहीं होती, इंसान को आगे बढ़कर कोशिश करना होती है। कैसी कोशिश और कैसे करोगे? अपनी सूफिया के लिए क्यों ना कोशिश की जाए। मामू नजीर हुसैन ने कहा, और रकिया
का मुंह हैरत से खोले का खोला रह गया। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब यह है कि सूफिया कोशिश करे कि जिस तरह भी बन पड़े महमूद अली उसके शिकंजे में आ जाएं और सूफिया उन पर कब्जा जमा ले। फिर भला बेगम को तलाक दिलवाना कौन सा मुश्किल काम रह जाएगा? जकिया बेगम को तलाक, सूफिया का महमूद अली से नकाह, और उसके बाद समझ लो कि हवेली हमारी मलकियत, जिसे चाहेंगे रखेंगे, जिसे चाहे निकाल देंगे। रुकिया, मेरे मुंह में पानी भर आता है जब मैं महमूद अली की दौलत का जायजा लेता हूं कि महमूद अली अमीर तरीन लोगों में से है। रुकिया बेगम गहरी सोच में डूब गईं, फिर बोलीं, कोई आसान काम तो नहीं होगा ये? आसान काम हो भी सकता है। हम जिस तरह भी बन पड़ेगा ये काम करेंगे। फकीरों की मदद ली जाएगी और जिस तरह भी बन पड़ेगा हम महमूद अली पर काबू पाएंगे। देख लो कहीं लेने के देने न पड़ जाएं। आराम से यहाँ जिंदगी गुजार रहे हो। सोफिया की भी कहीं न कहीं शादी हो ही जाएगी। यहाँ जो रिश्ते आएंगे वो उसके तहत आएंगे कि सूफिया बहरहाल महमूद अली की रिश्तेदार है। मेरी बात समझ नहीं रही हो तुम? सूफिया का मुस्तकबिल भी महफूज और हमारी पांचों उंगलियां घी में। मुझे ये जोड़ तो अड़ नहीं आते। तुम जिस तरह चाहे करो। तुम मेरा साथ तो दोगी ना? अब जाहिर है मैं सूफिया से ये बात तो कह नहीं सकता। बाप हूं उसका, लेकिन तुम इसे पूरी तरह समझा सकती हो। माँ ने इसे समझाया। सूफिया तो ने कभी आईने में गौर से अपने आप को देखा है कि ममा बहुत बदसूरत हूं किया? पागल, चंदे आफ्ताब चंदे महताब है तो बदसूरती की क्या बात करती है? मगर तेरी उस खूबसूरती की कोई कद्र नहीं है और उसकी वजह यह है कि तूने खुद भी कोई कोशिश नहीं की। लो अम्मा कैसी बातें कर रही हो? मैं क्या कोशिश करूं और कैसी कोशिश, मुझे कुछ समझाओ दो। देखो सूफिया, बात बड़ी नहीं है। माँ बाप के दिल को तो नहीं जानती। माँ बाप यही सोचते हैं कि बेटी राज करे, कोशिश भी करते हैं लेकिन बच्चों को भी ताआवन करना होता है। तो मैं आपके साथ क्या ताआवन करूं? मेरे दिल में महमूद अली का ख्याल बार बार आता है। बे औलाद हैं। जकिया की कोई हैसियत नहीं है, बस तुझे जकिया को छह किस्त देनी है। महमूद अली की खिदमत कर, उनका दिल हाथ में ले, यहाँ तक कि तो उनके दिल में उतर जाए। उसके बाद भला क्या मुश्किल होगा कि तो जकिया की जगह ले ले। सूफिया हैरत ज़दा रह गई थी। बहुत देर तक सोचती रही। महमूद अली वैसे भी खूबसूरत और वजीह आदमी थे, मगर उस अंदाज में सूफिया ने कभी नहीं सोचा था। जो माँ की तरफ से इजाज़त मिली तो खुद उसके दिल में भी फूल से खल गए और उसके बाद उसने कोशिशें शुरू कर दें। ज्यादा से ज्यादा महमूद अली के सामने रहने लगी। उनके हर काम को उस तरह भाग भाग कर करती थी कि आखिरकार महमूद अली मुतूजे हुए बगैर न रह सका। कई बार उन्होंने सूफिया से कहा, अरे नहीं सूफिया, घर में इतने मलाजम हैं, तुम मेरे कपड़े खास तौर से इस्त्री क्यों करती हो? ये काम तो मैं जकिया से भी नहीं कराता। तुम इतनी तकलीफ न किया करो, मुझे शर्मिंदगी होती है। अगर कोई दिल से कुछ करे तो कम अज कम उसकी पजीराई तो करनी चाहिए। मैं किसी के कहने से तो कुछ नहीं करती। बस मेरा दिल चाहता है कि हर वक्त आपके लिए कुछ न कुछ करती रहूं। तुम्हारा बेहद शुक्रिया, महमूद अली ने सादा दिली से कहा। एक रात बैठे बैठे उन्होंने जकिया से कहा, जकिया एक ख्याल मेरे दिल में आता है। क्या? हम केन्या में कितनी बार उस सिलसिले में बात कर चुके हैं कि किसी बच्चे को गोद ले लें। हाँ, ज्यादातर मकामी बच्चे मिलते थे, लेकिन यहाँ बेशुमार ऐसे यतीम खाने हैं जहाँ से बच्चे हासिल किए जा सकते हैं। ये काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। सकिया सोच में डूब गई, फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, कर लें। मैं भी तैयार हूँ। यहाँ तो बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे जो हमारी मदद करें, बच्चे की परवरिश में हमारा साथ दें। हाँ क्यों नहीं, तो फिर कर लें, मैं भी अब दिल से तैयार हो गई हूँ, जकिया ने कहा। महमूद अली ने मालूमात हासिल करना शुरू कर दें। बड़ा आसान काम था। दौलत से जाने क्या क्या काम हो जाते हैं, ये तो बड़ी मामूली सी बात थी। चनाचा उनके एक कारकुन ने उन्हें बताया कि एक यतीम खाना थोड़े ही फासले पर है और वहां बात की जा सकती है। महमूद अली अपने उस आदमी के साथ चल पड़े। जकिया बेगम भी साथ थीं। अपनी पसंद से बचा लेना चाहती थीं। रास्ते में वो शख्स जो उन्हें गाइड कर रहा था उनसे बातें करता चला जा रहा था। उसने कहा, यतीम खाने के मुंतजम को थोड़ी सी रकम अदा करनी होती है। एक दो फार्म भरने होते हैं और बस उसके बाद और कुछ नहीं। वो लोग यतीम खाने के दरवाजे पर पहुंच गए। अभी वो मुंतजम के पास पहुंचे ही थे कि उन्होंने एक शख्स को देखा जो एक इंतहाई खूबसूरत बच्ची को कंधे से लगाए हुए था। मुंतजम अपने कमरे में मौजूद नहीं था। ये लोग इंतजार करने बैठ गए थे। उस शख्स ने इधर उधर देखा और फिर यतीम खाने के एक कारकुन से पूछा, मैं उस बच्ची को यतीम खाने में दाखिल कराना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? कहाँ से मिली तुम्हें ये बच्ची? कौन है? उसके माँ बाप का कोई पत्ता ठिकाना है? बहुत दिन हुए एक दफा मैं पली बस्ती से गुजर रहा था कि ये मुझे मस्जिद की सीढ़ियों पर नजर आई। मैंने लोगों से पूछ गुछ की, कोई भी उसका वाली वारस नहीं था।
मैं इसे घर अट्ठा लाया, मगर मुझे पता चल गया कि मैं उसकी परवरिश नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसे यतीम खाने में दाखिल कराने लाया हूँ। ये अल्फाज महमूद अली ने भी सने और ज़किया बेगम ने भी महमूद अली फौरन उस शख्स के पास गए। क्या नाम है तुम्हारा भाई? जी मेरा नाम खैर मोहम्मद है। खैर मोहम्मद जरा दिखाओ तो उस बच्ची को, महमूद अली ने कहा और खैर मोहम्मद ने बच्ची उनके सामने कर दी। ज़किया बेगम बच्ची को देखते ही उस पर फरीफ्ता हो गए, कहने लगे, खैर मोहम्मद भाई तुम इसे यतीम खाने में दाखिल मत कराओ, हम उसकी परवरिश करेंगे, इसे हमें दे दो। आप ले लीजिए बेगम साहब, मुझे तो इसे किसी के हवाले करना ही था। आओ फिर बाहर आओ, यहाँ किसी से मिलने की जरूरत नहीं है। यतीम खाने के कारकुन को कुछ रकम पेश करके ये लोग बाहर निकल आए और फिर महमूद अली खैर मोहम्मद को लेकर अपनी गाड़ी के पास गए। देखो खैर मोहम्मद, हम लोग बे औलाद हैं। यतीम खाने में हम उस लिए आए थे कि कोई बच्चा हासिल कर लें, तुम अगर उस बच्ची को हमें दे दो तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। साहब जी अभी आपकी हुई, मैं आपको बता चुका हूं कि उसके वाली वारस कोई नहीं, आप इसे पाली जी, बड़ी प्यारी बच्ची है। खुदा कसम, मैं भी मजबूरी में दे रहा हूं इसे, वरना मेरा दिल खुद उससे मिल गया है। वाकई उसमें कोई शक नहीं है, वाकई बच्ची बहुत प्यारी है। खैर मोहम्मद, तुमने इतने दिन अपने साथ रखा है, तुम उस पर खर्च करते रहे होगे। हम तुम्हारी हर खिदमत करने के लिए तैयार हैं। अल्लाह का दिया हमारे पास बहुत कुछ है, और फिर ईमान की बात बताएं आपको, ये भी हमारे पास आई, हमारी तो तकदीर ही बदल गई। बड़ी खुश नसीब है ये। हमें कुछ नहीं चाहिए साहब जी, बस आप इसे ले लें और हमें इजाजत दें। हम तो आपसे ये भी नहीं पूछेंगे कि आप इसे कहाँ ले जा रहे हैं। तुमने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हिल कर दी खैर मोहम्मद, रिश्तेदार खोज में पड़ जाते। कहाँ से आई है, साथ बात किया है, माँ बाप कौन है? मैं नहीं चाहता कि उस बारे में कोई खोज करता हवा तुम तक पहुंचे। चनाचा मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ ना, तुम मुझे अपने बारे में बताओ और बेफिक्र रहो कि बच्ची शहजादियों की तरह मेरे पास परवान चढ़ेगी। अल्लाह हाफिज, खैर मोहम्मद ने कहा, उसकी आंखों में आंसू अमड़े हुए थे। वो गर्दन झुका कर वापस चल पड़ा। सकिया बेगम ने बच्ची को सीने से लगा लिया था। बच्ची के नने नने गुलाबी होंठों पर मुस्कुराहट बेखरी हुई थी। बस एक बार उसने आंखें खोलकर ज़किया बेगम को देखा था, जैसे पहचान रही हो, और उसके बाद उसने आंखें बंद कर ली थीं। प्याज गुंदल लकीरों पर सफर कर रहा था। जो नक्शे उसने अपने जहन में तरतीब दिए उन पर चलता हुआ आखिरकार वो उस इलाके में पहुंच गया जहां का पता इसे बताया गया था। उसने हुलिया बदल रखा था और वो फकीर बना हुआ था। फिर वो भुट्टियार खाने के पास पहुंचकर रुका। अंदर से खाने पीने की खुशबुएं आ रही थीं। वो खैर मोहम्मद की तलाश में था। चनाचा उसने एक आदमी से पूछा, मियाँ जी, उसका माल कौन है? भाई खैर मोहम्मद, वो बैठे हुए हैं। ठीक है, उनका घर। वो सीधे हाथ पर आगे चले जाओ। दो मोड़ मुड़ने के बाद तमही एक घर नजर आ जाएगा जो बन रहा है। उसके बराबर वाले घर में खैर मोहम्मद भाई रहते हैं। पर काम किया आपको उनसे बाबा जी? खैर मोहम्मद भाई से तुम अभी मिल लो, मैं किसी और काम से अधर आया हूँ, प्याज गुंदल ने कहा। खैर मोहम्मद भुट्टियार खाने में था और बहुत मसरूफ नजर आ रहा था, इसलिए उस बात का अमकानून कम था कि वो फौरा ही घर जाने का इरादा करे। प्याज गुंदल तलाश करता हुआ खैर मोहम्मद के घर गया। उसने दरवाजे की जंजीर बजाई तो कनीज बाहर निकली। फकीर को देखकर उसने कहा, रख जाइए बाबा जी, मैं कुछ लाती हूँ। नहीं सुंदरी, तो रख जा, हमें तुझसे कुछ बात करनी है। प्याज गुंदल ने कनेस को रोकते हुए कहा। वो जानता था कि नौजवान लड़कियों की कमजोरी क्या हो सकती है। उसने कहा, बाबा जी जो कुछ चाहिए मैं अम्मा को बताती हूँ जाकर। सुंदरी रख जाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो तुझे एक खुशखबरी सुनाने आए हैं। एक लंबा फासला तय करके। और खुशखबरी यह है कि बस तेरी तकदीर के सितारे चमकने वाले हैं। हम तुझे बेवकूफ नहीं बना रहे, हम तुझे वो खुशखबरी सुना रहे हैं जो तुझे कोई नहीं सुना सकता। तेरा रिश्ता आने वाला है, एक ऐसे घर से जो बहुत बड़े जमींदार हैं, और सुंदरी जिस लड़के का रिश्ता तेरे लिए आने वाला है वो चांद का टुकड़ा होगा। यह बात हमने ख्वाब में देखी है और तुझे बताने चले आए हैं। कनिष्क का दिल डोल गया। यकीनों की बात उसने सुनी थी। उसने अधर अधर देखा, फिर बोली, मगर बाबा जी, मेरी तो 5 बहनें और भी हैं। पागल, मैं उन 5 की बात नहीं कर रहा, तेरी कर रहा हूँ। तो देख, तेरी दाहिनी आंख के पास ये छोटा सा तिल है, ये इशारा करता है कि वो रिश्ता सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए आएगा। तो अपनी बहनों में छोटी हो या बड़ी, जब लड़के वाले लड़की देखने आएंगे तो वो तेरी ही तरफ रुख करेंगे। बाबा जी आप चाय तो पी लीजिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं, हम किसी के यहाँ कुछ खाते पीते नहीं हैं। हम तो तुझे बस एक बुरी खबर से बचाना चाहते थे। बुरी खबर?
हाँ, एक बच्ची कहीं से आई है तेरे पास, छोटी सी बच्ची है, कहीं बाहर से तेरे घर पहुंची है। यह समझ लो कि तुम लोगों की खुशबख्ती में वही रुकावट है। उस रुकावट को तुझे दूर करना होगा। उसके बाद तेरी तकदीर के सितारे इसी तरह खुलेंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। उस बच्ची को अपने आप से जुदा कर दो। जी बाबा साहब, वो तो चली गई यहाँ से। राजगुंदल के जहन को एक शदीद झटका लगा था। चली गई? हाँ बाबा साहब, आप इसे मनहूस कर रहे हैं। उसके आने से तो हमारी तकदीर बदल गई। ये बराबर में जो घर बन रहा है ये हमारा है। उससे पहले हमें पेट भर रोटी के लिए मुश्किल पेश आती थी। बच्ची कहाँ चली गई, मैं ये पूछ रहा हूँ। अब्बा इसे कहीं छोड़ आए। कहाँ छोड़ आए? अब हमें क्या मालूम, बस हमारी अम्मा ने इसे भगा दिया। राजगुंदल के दिल पर चढ़ के लग रहे थे, लेकिन भला यहाँ क्या कहता। उसने अपने आप को संभाला और बोला, कहाँ छोड़ आए आखिर और क्यों छोड़ आए, कोई वजह तो होगी। माँ उससे डरती थी। माँ कहती थी कि उस पर किसी का साया है। अम्मा ने उसके साथ किसी को देखा था और अम्मा ये भी कहती है कि वो कोई भूतनी है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। हम सब ने भी इसे करीब से देखा है बाबा साहब। बड़ी प्यारी बड़ी मासूम बच्ची थी। बस इतनी सी बात थी कि अपनी उम्र से ज्यादा होशियार थी और हर बात को समझती थी। मैं कहता हूँ आखिर वो चली कहाँ गई? तेरी माँ से मिल सकता हूँ मैं? राजगुंदल ने कहा। हाँ, अम्मा ही तुम्हें सारी बात बता देगी। थोड़ी देर के बाद रशीदा राजगुंदल के सामने पहुंच गई। कनीज ने जाकर कहा था कि कोई पहंचा हवा फकीर तुमसे मिलना चाहता है। रशीदा जो बच्ची के जाने के बाद किसी हद तक मुतमईन हो गई थी, फकीर की खिदमत में हाजिर हो गई। राजगुंदल ने इसे देखा और कहा, तो उन बच्चियों की माँ है? हाँ बाबा, और उस होटल वाले की बीवी है। खैर मोहम्मद है मेरे मियाँ का नाम। हाँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्या तुझे मालूम है कि जो बच्ची तेरे घर आई थी वो तुम लोगों के लिए नहुसत का निशान थी। मगर मैंने सुना है कि तुम लोगों ने इसे घर से निकाल दिया। नहुसत का निशान थी? क्या वाकई? रशीदा ने अपने दिल की बात सुनकर खुश होते हुए कहा। ऐसी वैसी नहुसत की, अगर वो थोड़े दिन और तेरे पास रह जाते तो समझ ले कि तेरा घर कटे हुए खेत की तरह हो जाता। एक एक करके तेरी सारी बेटियां मर जाते, फिर तेरा पति मर जाता। पति? हाँ शौहर, शौहर। राजगुंदल जल्दी से बोला। मैं तो पहले ही कहती थी। बाबा जी, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। ये बात तुम खैर मोहम्मद को भी बता दो। सबको बता दूंगा। मुझे तो बहुत दूर से भेजा गया है तुम लोगों की मदद करने के लिए, तुम्हारे ऊपर से नहुसत डालने के लिए। मगर वो बच्ची मेरे आने से पहले ही निकल गई। तुम मुझे जरा उसके बारे में तफसील से बताओ। राजगुंदल ने कहा। रशीदा के दिल में तो पकवान पक रहे थे। उसके दिल में बच्ची की तरफ से बड़ा धुआं भरा हुआ था। उसने आहिस्ता आहिस्ता तफसील से सोनी के वाकयात सुनाना शुरू कर दिए। राजगुंदल बड़ी महवियत से पूरी बात सुन रहा था। रशीदा खामोश हुई, तब भी राजगुंदल सर झुकाए बैठा सोच में डूबा रहा था। अब यहाँ रुकना बेकार था। वहां से उठा और किसी से कुछ कहे सुने बगैर एक तरफ चल पड़ा। रशीदा इसे पीछे से आवाजें देती रही थी। सुनिए तो सही बाबा, कुछ खा पी कर जाइए, आप काफी पहंचे हुए बुजुर्ग मालूम होते हैं। मुझे कुछ खिदमत का मौका दीजिए। हमारी मुसीबत टल गई, मेरे लिए उससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। मगर राजगुंदल नहीं रुका था। वो काफी दूर जाकर पीपल के एक दरख्त के नीचे बैठ गया। इसे बड़ा दुख हुआ था। काश कुछ वक्त पहले यहाँ पहुंच जाता। बच्ची की मौजूदगी का पता चल गया था। मगर उसके साथ साथ ही उसके दिल में और भी बहुत से ख्यालात आ रहे थे। ये क्या किस्सा है? बच्ची बेशक जादू मंतरों के जेर असर कब्र में पैदा हुई थी, लेकिन ऐसा कौन था जो उसकी उस तरह हिफाजत कर रहा था? एक ही ख्याल दिल में आ सकता था और वो था अदरीस अली का। वो मुसलमान आलम बाकायदा मुझ से मुकाबला कर रहा है और मेरे रास्ता काटता जा रहा है। क्या करूं मैं? उसके लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। बच्ची अगर मुझे ना मिली और मैं महान शक्ति ना पा सका तो मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा। ऐसी अजीत लूंगा इसे कि जीवन भर तड़पता और सिसकता रहे। सोच ले अदरीस अली, मेरे रास्ते से हट जाना ही तेरे लिए बेहतर रहेगा। मैं कोई दो कौड़ी का इंसान नहीं हूँ। मैं महान ज्ञानी हूँ। ऐसे ऐसे मंत्र हैं मेरे पास कि आखिर तुझे शिकस्त खानी पड़ेगी। मैं तुझसे लड़ना नहीं चाहता, पर महाशक्तिमान बनने के लिए मुझे बड़ी मेहनत करना होगी। मेरी बस एक ही ख्वाहिश है, वो भी मुझे मिल जाए तो मैं उसको परवान चढ़ाऊं और वो जब पहली बार अपने धर्म का नाम ले तो मैं महासा बिल्ली को उसकी बिल्ली दे दूं। बस मेरा काम पूरा। देख मुझे मेरा काम करने दे अदरीस अली। मैं जानता हूँ वो तो ही है जो बार बार उस बच्ची की सहायता करने के लिए सामने आ जाता है। देख लूंगा तुझे देख लूंगा। शाम हो गई। वो पीपल के उस दरख्त के नीचे बैठा रहा और फिर जब सूरज गरूब हो गया तो वो अपनी जगह से उठकर एक बार फिर खैर मोहम्मद के भुट्टियार खाने की जानिब चल पड़ा, जो अब भुट्टियार खाना नहीं बल्कि एक बाकायदा होटल बन चुका था। खैर मोहम्मद अब भी वहीं मौजूद था।
राज गुंदल होटल से कुछ फासले पर एक जगह बैठ गया और उस तरह इसे बैठे बैठे काफी देर गुजर गई। खैर मोहम्मद ही की निगाह उस पर पड़ी थी। उसने अपने एक मुलाजिम से कहा, वो सामने एक फकीर बैठा हुआ है, शायद खाने के इंतजार में है, तुम इसे खाना दे आओ। जी मालक, मुलाजिम ने कहा और फकीर के लिए अच्छा सा खाना निकाल कर ट्रे में रखकर चल पड़ा। ये खाना उसने राज गुंदल के सामने रखते हुए कहा, बाबा जी, हमारे मालिक ने आपके लिए खाना भेजा है, आप चाहें तो यहाँ खा लें और अगर आपका दिल चाहे तो हमारे होटल में आकर खा लें। अपने मालिक से एक बात कहो, मैं भूखा नहीं हूँ, इतना कुछ रख सकता हूँ उसके सामने कि उससे समीटा न जाए। उससे कहो कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ, ये खाना वापस ले जा। मुलाजिम खाना लेकर वापस गया और उसने खैर मोहम्मद को पूरी तफसील सुना दी। खैर मोहम्मद, जो नेक फितरत और नेक तबीयत का आदमी था, अपना सारा काम छोड़कर राज गुंदल के पास पहुंच गया। सलाम बाबा, बैठ जा, बड़ा भागवान है तो कि हम खुद चलकर तेरे पास आए। हम तेरे घर भी गए थे, तेरे ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत थी जो टल गई, वो बची जो तेरे पास रह गई थी। कुछ मत बोलना, हमारी बातें गौर से सुनिए, कभी कभी जो कुछ नजर आता है वो नहीं होता। तेरी धर्म पत्नी पर जो कुछ बीती बिल्कुल सही की थी। थोड़े दिन के बाद वो अपने पर पुर्जे निकालती और उसके बाद जो होता तुझे अपने लिए रोने वाले भी ना मिलते, क्या समझा? बाबा जी आप हाँ ठीक कह रहे हैं, हमें तुझसे कोई लालच नहीं है, बल्कि तो हमसे मांग। क्या मांगता है? हम तुझे दौलत के अंबार दे सकते हैं। वो बच्ची जिसका नाम तुमने सोनी रखा था, ये बात मुझे तेरी धर्म पत्नी ने बताई थी। वो सोनी नहीं, तुम्हारे लिए अगन थी, अगन। थोड़े दिनों के बाद वो तेरे सारे परिवार को जलाकर भस्म कर सकती थी। वो क्या कह रहे हैं बाबा जी? सच कह रहे हैं, हम वो जुबान बोल रहे हैं जो उसकी जुबान थी। सुना है तो इसे कहीं छोड़ आया। देख वो फिर तेरे पास वापस आ सकती है, क्योंकि उसका काम यही है कि तुझे नुकसान पहुंचाए। हम चाहते हैं कि तो महफूज रहे। बता वो कहाँ है, कहाँ छोड़ आया तो? बाबा जी, अगर ऐसी बात है तो मैं आपका एहसानमंद हूँ। मैंने उसकी बड़ी खिदमत की थी और उसकी तरफ से भी काफी सिला मिला। वो तो मेरी बीवी उससे खौफजदा थी, इसलिए मैं इसे छोड़ आया। जो कुछ वो कहती थी मैंने तो कभी नहीं देखा था, लेकिन बहरहाल अब तो वो किस्सा ही खत्म हो गया। बेचारी ना जाने कहाँ चली गई होगी, अल्लाह ही जाने बाबा। बस मेरा दिल खून के आंसू रोता है उसके लिए। तेरा दिल खून के आंसू तो उससे रोता जब तेरी बेटियां मरना शुरू हो जाते। बाबा जी, मैं इसे यतीम खाने ले गया था और मैंने सोचा था कि मैं इसे यतीम खाने मैं दाखिल करा दूं। अभी मैं यतीम खाने के दफ्तर में बैठा यतीम खाने के मुंतजम का इंतजार कर रहा था कि दो मियाँ बीवी मुझे मिले। बड़े दौलतमंद लोग थे। वो यतीम खाने से किसी बच्चे को गोद लेने आए थे, क्योंकि उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। जब मैंने अपने मकसद की बात की तो वो दोनों मेरी जानिब मतवज्जे हो गए। मुझे बाहर ले आए और फिर उन्होंने कहा कि वो बच्ची उन्हें दे दो, वो बे औलाद हैं। उन्होंने बाबा जी मुझे पेशकश की कि मैं जितनी रकम चाहे ले लूं, मगर मुझे अल्लाह के फजल से रकम की जरूरत नहीं थी। बच्ची मैंने उनके हवाले कर दी और वो इसे लेकर चले गए। सत्यानाश तेरा सत्यानाश, कौन थे वो, कहाँ से आए थे और कहाँ गए, पत्ता बता मुझे। राजगुंदल का पारा चढ़ गया। इसे पेदर पे अपनी नाकामी पर दिली रंज हो रहा था। बाबा आप यकीन कीजिए, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। वो एक बहुत लंबी सी गाड़ी में बैठ कर चले गए थे और उन्होंने तुझे अपना कोई उता पत्ता नहीं दिया। नहीं, मैंने लिया ही नहीं। असल में मेरे दिल में उस बच्ची के लिए प्यार पैदा हो गया था, मगर मेरी बीवी ने उसका नाक में दुम कर दिया था और मेरा भी। बस मैं उससे दोबारा नहीं मिलना चाहता था, इसलिए मैंने उन लोगों से कोई पत्ता वगैरह नहीं पूछा। उस कार का क्या नंबर था जिसमें वो बैठ कर गए थे? बाबा जी, मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ और फिर नंबर देखने की जरूरत भी नहीं महसूस की। तो अब तो नहीं जानता कि वो लोग कहाँ चले गए। नहीं बाबा जी। राजगुंदल ने आंखें बंद कर लें। थोड़ी देर तक उस के चेहरे पर गम और हंसी के तासरात रहे, फिर वो अपनी जगह से उठा और चल पड़ा। सख्त दिली रंज और गम का शिकार था। उसने एक मेहनत से भेड़ू जगाया था और उससे मालूमात हासिल की थी। भेड़ू का कहा बिल्कुल ठीक था। यही पता था और यहाँ इसे लड़के के बारे में बहुत सी बातें मालूम हुई थी, लेकिन लड़के हाथ नहीं लगी थी। उसने गराई हुई आवाज में कहा, मैं जानता हूँ अदरीस अली, मैं जानता हूँ तो मेरे सुबर को आजमा रहा है, तो कितना ही बड़ा आलम क्यों ना हो। मैं भी सफली इल्म जानता हूँ। मैं भी महाकाली का दास हूँ। देखता हूँ तो कहाँ कहाँ मेरे रास्ते रोकता है। तलाश तो मैं इसे कर ही लूंगा। और अदरीस अली, जब वो मुझे मिल जाएगी ना और मैं अपना काम पूरा कर लूंगा, तब सुगंध कहता हूँ सात चराहों की कि सबसे पहले अपनी शक्ति को तेरे ही खिलाफ इस्तेमाल करूंगा। राजगुंदल पांव पिटकता हवा न जाने कहाँ का सफर तय करने लगा। चौधरी शाहनवाज हालांकि हौबाश फितरत इंसान थे,
बड़ी रंगरलियां मनाते रहे थे, लेकिन अर्शिया ने उनके दिल में उस तरह घर किया था कि वो खुद को उससे दूर न रख सके थे और भारी रकम अदा करके इसे उस बाजार से ले आए थे और फिर पूरी इज्जत के साथ उससे निकाह करके इसे अपने घर में रखा था। अर्शिया के उस तरह गायब हो जाने से वो सख्त गमजद हो गए थे और इसे तलाश करने में उन्होंने जमीन व आसमान एक कर रखा था। उसके आदमी एक तरफ अर्शिया को तलाश कर रहे थे तो दूसरी तरफ उस पुरअसरार फकीर को, जिस पर शुबा था कि अर्शिया की गुमशुदगी में उसका हाथ होता है। एक दिन बड़े गमजद लहजे में उन्होंने हमीद खां से कहा था, हमीद खां, वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली थी। मैं जानता हूं सरकार, यार इसे मिलना ही चाहिए। मेरी इतनी बड़ी जायदाद और दौलत का वारस मुझे मिलने वाला था, मैं उससे भी महरूम हो गया। सरकार, एक बात दिमाग में आई है, बोलते हुए डरता हूं मगर आपकी नमक ख्वारी। मैं कह रहा हूं, हाँ बोल। मेरी माने तो एक बार उस बाजार में जरूर देख लें। उस औरत की साजिश भी हो सकती है जिसके पास से आप बेगम साहबा को लाए थे। ये औरतें बड़ी कहना परूर होती हैं। फिर मौसला अफराद दिन की रोशनी में बाला खाने पहनचे थे। हमीद खां और चौधरी शहनवाज उनके साथ थे। बाई जी उन्हें देखकर हवास बाख्ता हो गई थीं। हशिया कहाँ है? चौधरी साहब की गराई हुई आवाज भरी। हाय मेरे मौला, इसे तो आप ले गए थे चौधरी साहब, बाई जी ने कहा। और उसके बाद तुमने चालाकी से इसे मेरी हवेली से अगवा करा लिया। हाय मेरे मौला, ऐसी हरकत हम नहीं कर सकते थे चौधरी साहब। दूसरी बच्चियां भी हमारे घर में हैं। हम इज्जतदार हैं, ऐसी हरकतें हम नहीं करते। अगर आपको हमारे ऊपर ऐसा कोई शुबा है तो हर तरह से चाहो तहकीकात कर लूँ जी। मुजरम निकल आए तो गोलियों से अड़ा देना, औफ तक नहीं करेंगे। इतनी हिम्मत वाले लोग नहीं है कि आप जैसे बड़े लोगों से पंगा लें। भाई जी जारोख्तार रोने लगी। चौधरी शाहनवाज भरपूर जायजा ले रहे थे और ये अंदाजा हो गया कि बाई जी ने उस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की। चनाचा चौधरी साहब वहां से चले आए, लेकिन दिल को किसी तौर करार नहीं था। बार बार ये ख्याल दिल में आ रहा था कि हो सकता है उस सिलसिले में शाहीना बेगम का हाथ हो। ऐसा हो सकता है, उसके लिए क्या किया जाए? हमीद खां को हदायत थी कि उस फकीर की तलाश बराबर जारी रखी जाए जिस पर शुबा था, और खुद उन्होंने फैसला किया कि जैसे भी बन पड़े शाहीना बेगम की जुबान खलवाई जाए। जब अर्शिया बेगम लकड़ मोड़ हवेली आई थी, चौधरी साहब का शाहीना बेगम के पास जाना कम ही होता था, लेकिन बिल्कुल राबता मुनक़ता नहीं किया था। कभी कभी चुकर लगा लिया करते थे और शाहीना बेगम की शिकायत के पिटारे खल जाते थे। चौधरी साहब ने चालाकी से शाहीना बेगम से सूरत हाल मालूम करने का फैसला किया और उसके बाद हमीद खां को हदायत देकर बड़ी होयली चल पड़े। हमीद खां अपने काम में मसरूफ हो गया था। जब चौधरी शाहनवाज बड़ी हवेली में दाखिल हुए तो शाहीना बेगम को उनके आने की इत्तला मिल गई और थोड़ी देर के बाद वो चौधरी साहब के इस्तकबाल के लिए निकल आए। चौधरी शाहनवाज की गहरी निगाहें शाहीना बेगम के चेहरे का जायजा ले रही थीं और एक लम्हे में उन्हें एहसास हुआ कि शाहीना बेगम के अंदाज में वो जलापा नहीं था जो हवा करता था, बल्कि उस वक्त उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। जब से अर्शिया बेगम आई थी उसके बाद से चौधरी साहब अगर कभी अंदर दाखिल होते तो शाहीना बेगम के चेहरे को झलसा हवा ही पाते। ये मुस्कुराहट चौधरी साहब को शुबे में डाल रही थी, लेकिन मिसलहत से काम लेना मुनासिब समझा। अपने मखसूस अंदाज में वो अंदर दाखिल हो गए। बहुत दिनों के बाद नियाज हासिल हुई। शाहीना बेगम ने चौधरी साहब के सामने बैठते हुए कहा, हाँ शाहीना बेगम, आपकी कोशिशों के कायल हो गए। खास तौर से ये जानकर मुसरत हुई कि आप भी हमारी तरह जहानत के साथ साजिशें कर लेती हैं। सिर्फ एक लम्हे के लिए शाहीना बेगम के चेहरे पर एक तारीख लहर आई थी और फिर उन्होंने खुद पर काबू पा लिया और मुस्कुरा कर बोली, हाय इतने दिन के बाद आए। मगर इल्जाम लगाते हुए, खैर हमें ये भी कबूल है, कम अज कम दर्शन हो जाते हैं। कौन सी साजिश के बारे में फरमा रहे हैं आप चौधरी साहब? छोड़ो शाहीना बेगम, भला हकीकतें कब तक छुपती हैं, आप खुद भी जानती हैं और फिर हम खोज भी कर रहे हैं, पता चल ही जाएगा। ये कोई नया मजाक है या आप संजीदगी से ये बात कर रहे हैं? शाहीना बेगम ने अब अपने आप को पूरी तरह संभाल लिया था। दिल में एक खौफ जरूर था और वो सोच रही थी कि कहीं भांडा फूट ना गया हो, लेकिन मदाफत कर रही थी। चौधरी साहब किसी सोच में डूब गए थे और शाहीना बेगम खामोशी से उनकी शक्ल देखती रही थी। फिर चौधरी साहब ने कहा, खैर छोड़िए, आप बताइए कैसी गुजर रही है? शाहीना बेगम ने चेहरे पर अफसरदगी पैदा करते हुए कहा, आपके बगैर जैसी गुजरती है वैसी ही गुजर रही है, क्या कहीं और क्या ना कहीं। यकीन आपको सुनकर खुशी हुई होगी कि अर्शिया बेगम लकड़ मोड़ हवेली से गायब हैं। हाँ, खबर नहीं तो पहुंच ही जाती है अड़ती हुई, लेकिन आप क्या समझते थे चौधरी साहब, जहां से आप उन्हें लाए थे वहां से आने वाले जरा मुश्किल ही से शरीफ घरानों में रोकते हैं। एक जमला मत कहना शाहीना बेगम, अर्शिया के खिलाफ में अगर अपनी जुबान खोलूंगा तो बुरा मान जाएंगी आप।
बस इतना ज़रूर कहूँगा कि आप जैसी शरीफ ज़ादियों से बदर जहाँ बेहतर थी, और जिसने इसे गायब कराया है उसका पता चल जाने के बाद इसे जिंदा दरगोर कर लोगा। मुझसे मुकाबला करना आसान बात नहीं है। लगता है आपको मुझ पर कुछ शुबा है। मुझे तो सारी दुनिया पर शुबा है। हकीकत पता चल जाए तब देखोगा। शाहीना बेगम अर्शिया के बारे में कुछ जानती हो? क्या कहूँ, मेरे आगे तो औलाद भी नहीं है कि उसकी किस्म खाकर आपको यकीन दिला सकूं। आपकी किस्म खाऊंगी तो आप कहेंगे कि मैं तो हूं ही आपकी दुश्मन। शाहीना ने आजर्दगी से कहा। इसे खुद हैरत हो रही थी, वो इतनी चालाकी और इतने एतमाद से किस तरह चौधरी शाहनवाज से बातें कर रही है। उसके दिल में चौड़ था, लेकिन उस वक्त वो उस तरह बन रही थी जैसे इसे वाकई उस बारे में कुछ मालूम ना हो। चौधरी शाहनवाज देर तक उसके पास बैठे रहे और उसके बाद वहां से चले आए। शाहीना बेगम ने मोहब्बत भरे अंदाज में उन्हें रोकने की कोशिश भी की थी, तो शाहीना हमेशा उनसे जली कटी बातें करती थी। वो जब भी सामने आते मुस्कुरा कर बात नहीं करती थी, लेकिन आज उसने वारफ्तगी से उनका इस्तेमाल किया था। उसकी वजह यह भी हो सकती थी कि इसे अर्शिया की गुमशुदगी का पता चल गया हो। बहरहाल कोई खास सबूत नहीं मिल सका था। बस एक ख्याल था कि कहीं शाहीना बेगम ने जलापे में कोई ऐसा अमल न कर डाला हो जो अर्शिया की गुमशुदगी का सबब बना हो। बेज़ाहिर कोई जरिया नहीं था उनके पास मजीद मालूमात हासिल करने का, लेकिन कोशिशें जारी रखना चाहते थे, और अब उनके दिल में ये ख्याल भी जड़ पकड़ चुका था कि उनकी जायदाद का वारस बेटा या बेटी अर्शिया के यहाँ जन्म लेने वाला था। अर्शिया अगर जिंदा है तो उसकी तलाश में हर कदम उठाया जा सकता है। हमीद खां की तरफ से भी कोई उम्मीद अफजा खबर नहीं मिल रही थी। अलबत्ता उसने एक और मशवरा दिया था। चौधरी साहब, अगर हम अखबार में बेगम साहबा की तस्वीर छपवा दें और लोगों से कहें कि जो भी उनके बारे में तफसील बताएगा इसे 1 लाख रुपए इनाम दिए जाएंगे, तो क्या ये मुनासिब नहीं रहेगा? मैंने सोचा था हमीद खां, ये बात मेरे जहन में भी आई थी, लेकिन बस ये सोच कर खामोश हो गया कि मेरे जानने वाले हलकों में मेरा मजाक करेगा। लोगों की जबानें तो नहीं रोकी जा सकते। कोई ये भी कह सकता है चौधरी शाहनवाज की बीवी भाग गई है, और भी की चढ़ उछाली जा सकती है अर्शिया के किरदार पर, कि उनके बहरहाल इसे कुछ लोग तो चेहरे से पहचानते ही होंगे। बस साहब, ये ख्याल मेरे दिल में आया था कि ऐसा क्यों ना कर लिया जाए। हमीद खां ये भी कर लेंगे, पहले जरा थोड़ी सी कोशिशें और कर ली जाएं। मैं सोच रहा हूं तुम भी सोचो, फिर कोई मुनासिब फैसला करेंगे।